उसके ऊपर मानव तस्करी का भी आरोप जो है लगता रहता है। अच्छा, इसमें कितनी सच्चाई? देखिए देखिए जो सोशल मीडिया पे चलता है, जो लोग देखते हैं, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं अगर सामाजिक तौर से अगर गलत कर रही होती तो मुझे समाज मुझे बहिष्कृत करता। किसी व्यक्ति के प्रमाण देने से नहीं होता है। कभी ये लोग मुझे कहते हैं मानव तस्कर, कभी कहते हैं कि ये शादीशुदा है। तो भाई मेरा पति तो होना चाहिए ना। सरना कोड की मांग कर रहे हैं, यहाँ से लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर तक धरना देने का हमने काम किया है। तो लगातार संघर्षरत हैं। उसी बीच में अगर ये ईसाई समुदाय के जो ठेकेदार आकर के समाज को गुमराह करेंगे या रोड़ा बनने की कोशिश करेंगे तो ये मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे लिए कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, ये चाहे पूर्व मंत्री हो, चाहे ये पूर्व विधायक हो, क्योंकि समाज सबसे पहले है, उसके बाद में कोई व्यक्ति विशेष है मेरे लिए। कुर्मियों की लड़ाई जो है वो एकजुट होकर लड़ रहे हैं, वो लोग एकजुट होकर लड़ रहे हैं। आदिवासी समाज अगर अलग अलग मंच पे लड़ेगा तो आपको नहीं लगता है कि ये लड़ाई मतलब लंबी नहीं चलेगी? ये आपकी सोच है, ये आपका सोच, एक मंच पे आना चाहिए आप जहाँ तक सोच सकते हैं, आपका जो विचार है वो आपका सोच है, लेकिन आदिवासी समुदाय में जो कट्टरता रही है। झारखंड में कुर्मियों की मांग जो है आदिवासी में सम्मिलित करो, सम्मिलित करो, सम्मिलित करो, और आदिवासी समाज का जो विरोध है कभी नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे। और ये जो आंदोलन है, उलगुलान है, वो कहीं ना कहीं जो नए चेहरे हैं एक तरीके से वो भी चर्चित हो रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोशल मीडिया पर कई एक तरह की बयान दे रहे हैं, उसकी वजह से भी चर्चा में आ रहे हैं। लेकिन अगर बात किया जाए कि झारखंड में जो आदिवासी संगठन हैं वो विभिन्न विभिन्न माध्यमों से अपने अपने मंच तैयार करके जो है अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और ऐसे में जो निशा भगत, एक तरीके से कहा जाए कि जो 17 तारीख का जो महाजुटान था प्रभात तारा मैदान में, आपने देखा होगा कि वो मंच पर जो मामला हुआ वो कहीं ना कहीं कल समन्वय समिति की बैठक करा करके जो है आदिवासी बचाओ मोर्चा के द्वारा जो है निशा भगत ही वहाँ पर केंद्र बिंदु थी। और तमाम जो समाज के लोग थे उनका कहना था कि मंच तैयार था और निशा जी आई थी तो उनके लिए सारी व्यवस्थाएं थी, अगर बात होती तो वहाँ पर उनको भी बोलने का मौका मिलता। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे भी आई जिसको कि निशा भगत के ऊपर में आरोप भी लगे। ये भी कहा गया कि आदिवासी संस्कृति को नहीं जानती हैं, कुछ जानकारी उनको नहीं है, माला पहन के आई थी, नेता बनने आई थी, उनका कहीं से मकसद नहीं था कि लोगों को हम संबोधित करें और जो आदिवासियों की मांग है उसको हम बुलंद करें। उनका मकसद था कि कहीं ना कहीं विघ्न डालने आई हैं। आज हम निशा भगत जी के पास में हैं और इनसे समझते हैं कि निशा जी, कल जो मीटिंग हुई सिरमटोली में, उसमें तमाम जो अगुआ लोग हैं उनका कहना था कि मंच तैयार था और प्रोटोकॉल के हिसाब से निशा जी को अकेले मंच पर चढ़ना चाहिए था, ना कि बॉडीगार्ड के साथ। जो देव कुमार धान थे वो भी वहाँ मौजूद थे, पूर्व मंत्री हैं, उनके भी बॉडीगार्ड नीचे खड़े थे, जबकि आपके बॉडीगार्ड ऊपर चढ़ गए थे। इस पर आपकी ओर से क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक है, श्रोतागण हैं, उनको जोहार और सोहराई की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। और सबसे बड़ी बात है कि ये किसी के मुख से बोल देने से किसी के बारे में आप कुछ भी बयानबाजी कर दीजिएगा और अपने नाम को हाईलाइट करने की कोशिश कीजिएगा तो ये गलत है। क्योंकि जिस समय मैं स्टेज से उतारी जा रही थी तो आप देखिएगा 2 वर्दीधारी थे, वो किसके बॉडीगार्ड्स थे? ये धर्मांतरित ईसाइयों को सपोर्ट करने वाले वो समाज के अगुवागण हैं जो समाज को दिग्भ्रमित करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। आपके हाथ से माइक छीना गया था, इसमें क्या मतलब है? देखिए, चूँकि सबसे बड़ी बात है, अगर कोई किसी को बेइज्जत करता है और इस तरीके से बेइज्जत करता है कि वो जो समाज के परिप्रेक्ष्य में काम कर रही हो, ना कि किसी राजनीति पार्टी का। आप देख लीजिएगा वहाँ जितने भी ईसाई समुदाय के दलाल प्रवृत्ति के लोग थे वो फ्रंट मंचासीन, जिनका नाम मैंने लगातार लिया है, जो ईसाई समुदाय के लगातार पक्षधर हैं। आप देख लीजिएगा कि गीताश्री मैडम को देख लीजिए, पूर्व मंत्री हैं, मैं आदर करती हूँ, सम्मान करती हूँ, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी में हैं। आपने देखा होगा कि वहाँ प्रेम साही मुंडा जी हैं, वहाँ पे वो बाप पार्टी से बिलोंग करते हैं। कोई ना कोई हर एक किसी ना किसी पार्टी से बिलोंग करता है और अपनी राजनीति और अपना जो सिस्टम है उसको वो प्रखरता से दिखाने की कोशिश करने का और अपने बुजुर्ग होने का और समाज के अगुवा होने का जो उन्होंने दबदबा दिखाने की कोशिश की है। तो और इनका सबसे बड़ी बात है कि अभी देख लीजिए, इन लोगों का मैं वेट कर रही थी कि ये लोग और कितने हद तक गिर सकते हैं। तो मैंने अभी जो पोस्ट किया है अपने सोशल मीडिया में कि हम कहाँ माला पहने, कहाँ हमें माला पहनाया गया। आदिवासी समुदाय के कुछ हमारी महिलाएं जो अग्रिम पंक्ति पे जो आती हैं, हमारी पूर्वजों का जो संस्कार है, लोटा में
पानी लेकर के आंबा का डहरा से वो किस तरीके से परछा रही हैं, और जो माला के बारे में लोग कह रहे हैं कि स्टेज के पीछे पहन के आई है, तो कहाँ हमने पहना है वो आज मैंने फ्लैश किया है। और बहुत जल्द स्टेज पे जिस तरीके से इन लोगों ने कहा है अनर्गल बातें जो मेरे बारे में कही हैं, या फिर केंद्रीय सरना समिति केंद्रीय अध्यक्ष जी के बारे में इन्होंने कहा है, इसका जवाब भी हम बहुत जल्द देंगे। और पूरी सोशल मीडिया बोलिए, चाहे आपकी मीडिया जो थी लगातार लाइव बनी हुई थी, और कहीं ना कहीं से सारी फुटेजेस आपको मिल जाएंगे और मुझे भी मिल जाएंगे, तो मैं उसको भी प्रकाशित करने का काम करूँगी। क्योंकि छल को सच की आवश्यकता पड़ती है, जो छल करता है, जो गलत बात कहता है, उसको प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है। हमारे पास तो ऑलरेडी इतनी जनता जो कि हमारे आदिवासी समुदाय से आए हुए लोग प्रमाण थे, तो उनको भी कितना छलने की कोशिश उनका की यही जाए। कहना, कल समीक्षा बैठक हुई तो कल तमाम जो अगुआ लोग हैं उन लोग अपनी अपनी बात को रखें, और ये भी कहा गया कि निशा भगत के हाथ से जब माइक कहीं ना कहीं जो है छीन लिया गया, उसके बाद जो है आरोप जो है इनके ऊपर भी, फूलचंद तिर्की जी के ऊपर भी लग रहा था, वो भी जो है उग्र हो गए। वो अगर शांति से बात करते तो हो सकता था कि वहाँ पर बात हो सकती थी। इस पर क्या कहिएगा? ये इस पे भी आपको देखना होगा सारा फुटेजेस कि हम किस तरीके से उनको प्रणाम करते जा रहे हैं। और कुछ ऐसे ईसाई धर्मांतरित के अगुवागण थे जो कि मुंह फेरे हैं, उसका भी वीडियो रिकॉर्डिंग है। और किस तरीके से फूलचंद जी को धक्का दिया गया है और हमारे लोगों को धक्का दे करके जो उतारा जा रहा था, उसका फुटेजेस भी, कुछ फुटेजेस मुझे मिले हैं, ये भी प्रकाशित करूँगी, बहुत जल्द करूँगी। क्योंकि सच्चाई को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, झूठ को प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है और लगातार पड़ती है। और इन लोग कभी कह रहे हैं इनको कभी मेरे बॉडीगार्ड से प्रॉब्लम है, तो भाई वहाँ पे किनके वर्दीधारी बॉडीगार्ड्स थे, और इनको मेरे चश्मे से प्रॉब्लम है। मेरे वर्क को देखिए ना कि मैं कितना अपने आदिवासी समुदाय के प्रति, कोई पार्टी परिप्रेक्ष्य में मैं काम नहीं कर रही हूँ, मैं समाज के परिप्रेक्ष्य में कर रही हूँ। मैं ईसाई धर्मांतरित का जो मुद्दा जो 3 महीने पहले जो चला है, अभी चौथा महीना चल रहा है, उसका कानूनी प्रक्रिया इतनी तेज हो चुकी है कि इन लोगों के जो इन्होंने जो षड्यंत्र रचा था, आप देखे होंगे लालपुर थाना में ऑल इंडिया क्रिश्चियन माइनॉरिटी फ्रंट के लोगों ने केस जब किया था, उन्होंने बहुत ही वाहवाही से कहा था कि निशा भगत 4 दिन में जेल चली जाएगी। तो ये कानून जो व्यवस्था है, संविधान जो है सबके लिए बराबर है, जो गलत करते हैं उन्हीं को अंदर किया जाएगा। तो ये जो गलत लोग जो है, आप देख लीजिएगा कि कुछ ऐसे आपके ऊपर मानव तस्करी का भी आरोप जो है लगता रहता है। अच्छा, इसमें कितनी सच्चाई? देखिए जो सोशल मीडिया पे चलता है, जो लोग देखते हैं, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए यहाँ जो आप कहेंगे, लोग जो देखेंगे वही लोग समझेंगे। आप इसके ऊपर में प्रकाश डालिए कि देखिए जो आरोप लगते हैं, कहीं ना कहीं देखिए किसी भी आरोप को सिद्ध करने के लिए कोर्ट है, कोर्ट सिद्ध करता है। जब तक कोर्ट किसी को दोषी ना मान ले तब तक आपको कोई आरोपी नहीं कह सकता, या फिर कोई आपको अभियुक्त नहीं कह सकता, या फिर आपको जो अर्गल भाषा है उसका प्रयोग नहीं कर सकता। इसमें कितनी सच्चाई है? इसको आप कैसे देखते हैं अपने जीवन में आप? क्योंकि आप अब समाज से जुड़ चुकी हैं, समाज के लिए काम कर रही हैं और आदिवासी समाज के लिए काम कर रही हैं। देखिए, जब आदिवासी समुदाय में जब भी अग्रिम पंक्ति पे लोग आकर के अपने हक और अधिकार की और आदिवासी अस्मिता की बात करते हैं, तब उन्हें दबाया जाता है। और ये मानव अधिकार आयोग जो है बैठ करके देख रही है, या तो फिर जिस तरीके से, मुझे भी कोई अधिकार नहीं है कि आपके जीवन में, मैं आपके निजी जीवन में आप क्या कर रहे हैं। मैं अगर सामाजिक तौर से अगर गलत कर रही होती तो समाज मुझे बहिष्कृत करता। किसी व्यक्ति के प्रमाण देने से नहीं होता है। कभी ये लोग मुझे कहते हैं मानव तस्कर, कभी कहते हैं कि ये शादीशुदा है, तो भाई मेरा पति तो होना चाहिए ना। और जिनका नाम लिया जा रहा है कि भाई, और फोटो किसी और का चलाया जा रहा है, जिनका नाम लिया जा रहा है वो जेल में बंद है और आजीवन कारावास में है, जाके पता करिए। शासन प्रशासन को चैलेंज कर रहे हैं आप, ये निशा भगत को चैलेंज नहीं कर रहे हैं। भाई आप इस शासन प्रशासन से पूछिए, क्या निशा भगत मानव तस्कर है? क्या निशा भगत आर्म सप्लायर है? क्या निशा भगत शादीशुदा है या नहीं है? मेरे गार्जियन से पूछिए, मेरे समाज से पूछिए। अगर ऐसा प्रमाण है तो मुझे आप लज्जित करिए, बेइज्जत करिए। आपका अधिकार है कि निशा भगत छल करने का काम कर रही है, लेकिन इस तरीके से अगर जो हक और अधिकार की लड़ाई और अपनी अस्मिता, जो आदिवासी समुदाय जो कि इस देश का मूल मालिक है, इस देश का प्रथम नागरिक है, उस जो अंतिम पायदान में जो रखा गया है। देखिए, धर्मांतरित ईसाइयों के द्वारा भी लगातार प्रशासनिक जो सुविधाएं हैं, जो जेपीसी को देख लीजिए आप, जेपीसी में भी कई लोग जो धर्मांतरित निकाल रहे हैं। हम इस भारत में सभी धर्म को मानने का सबका अधिकार है, लेकिन इस
भारत में एक संविधान जो गढ़ित है, उस बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने बहुत ही प्रखरता से दलित और आदिवासियों के लिए लिखा है। जनता को ये जानने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि 3 महीने का जो झंडा का प्रकरण था, जो सरना धर्मावलंबी जिस झंडे को पूजा करते हैं, उसका प्रयोग जो है ईसाई धर्मांतरित जो है कि अपने ज़मीन कब्जा करने के लिए कर रहे थे। ये अगर भगवान बिरसा मुंडा जी के वंशजों के द्वारा अगर किया जाता, उनके पूतों के द्वारा किया जाता, तो मैं उनके साथ खड़ी रहती। लेकिन अपने स्वार्थ साधने के लिए धर्मांतरित ईसाइयों के द्वारा और हमारे समाज के चंद ईसाइयों के दलालों के द्वारा जो प्रकरण हुआ था, मेरा पुतला भी जलाया गया था फिरालाल चौक में। तो आपको समझना होगा कि समाज को कौन दिशाहीन करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज तक हमारे झारखंड में जो है 5th शेड्यूल के तहत आने वाला जो ये झारखंड राज्य है, आप संविधान में भी पढ़िएगा कि अनुच्छेद 244 में आप देखिएगा कि 5th शेड्यूल के तहत आने वाला इस झारखंड राज्य में पेशा अधिनियम कानून लागू होना, स्वशासन लागू होना कितना आवश्यक था, जो कि इस झारखंड के जितने भी, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, महागठबंधन हो, गठबंधन हो, जितनी भी सरकारें आई हैं, तो लगातार छलने का काम किया है आदिवासियों को। यहाँ पे हमारी लगातार जो भूमिगत ज़मीनें हैं, जिसमें खेती हर ज़मीन है, उसको लूटने का काम जो है लगातार सरकार के द्वारा किया गया है। हमारा जीवन जो है मुगलों से लड़ा है आदिवासी समुदाय, अंग्रेज़ों से लड़ा है आदिवासी समुदाय। अब क्या है कि 2017 में धर्मांतरण बिल जो है लागू हुआ था कि भाई धर्मांतरित पे रोक होना चाहिए था। उससे हम लोग जूझ रहे हैं कि हमारा जो है समाज जो है सरना समाज जो है धर्म है, वो खतरे में है। लगातार हम लोग सरना कोड की मांग कर रहे हैं, यहाँ से लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर तक धरना देने का हमने काम किया है। तो लगातार संघर्षरत हैं। उसी बीच में अगर ये ईसाई समुदाय के जो ठेकेदार आकर के समाज को गुमराह करेंगे या रोड़ा बनने की कोशिश करेंगे, तो ये मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे लिए कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, ये चाहे पूर्व मंत्री हो, चाहे ये पूर्व विधायक हो, क्योंकि समाज सबसे पहले है, उसके बाद में कोई व्यक्ति विशेष है मेरे लिए। अगर समाज के लोगों को अगर दरकिनार या फिर मैं वहाँ कोई ड्रामा करने के लिए गई होती, तो मैं प्रणाम नहीं कर रही होती। मैंने इज्जत और सम्मान के साथ हमने समर्थन भी किया। अगर बता दीजिए, अगर वो आदिवासियों का, वो सरना झंडा लगा हुआ आदिवासियों का महारैली नहीं था, तो आपने आह्वान क्यों किया फिर सोशल मीडिया के माध्यम से? अगर देखो इस पर उन लोगों का कहना था, जो समीक्षा बैठक चल रही थी, वो समीक्षा बैठक मैंने पूरी अटेंड की थी और मैंने सुनी थी बातें वहाँ पर। तो इसमें यही बात कहा जा रहा था कि आप लोग अगर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था मोर्चा के द्वारा, उस दिन अगर उपस्थित होते तो हो सकता था आप लोगों के लिए भी वहाँ पे जगह बने। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वहाँ सभी 24 जिला के अगुवाओं को पहुँचना संभव नहीं था और उनको भी पता है कि लगातार मैं जिलों का दौरा कर रही हूँ। सिर्फ रांची जिला में ही जन आक्रोश रैली नहीं हो रही है, हमारे पूरे झारखंड में 24 जिलों में आदिवासी समुदाय के लोगों के द्वारा हुंकार भरी जा रही है। तो भाई अगर वो इस तरीके से ढूंढ रहे हैं, तो भाई हम भी ढूंढेंगे कि कहाँ थे ये डुमरी में, कहाँ थे ये बोकारो में, कहाँ थे ये रामगढ़ में, कहाँ थे ये धनबाद में। अच्छा, तो भाई बताएं, कुर्मियों की लड़ाई जो है वो एकजुट होकर लड़ रहे हैं, वो लोग एकजुट होकर लड़ रहे हैं। आदिवासी समाज अगर अलग अलग मंच पे लड़ेगा तो आपको नहीं लगता है कि ये लड़ाई मतलब लंबी नहीं चलेगी और ये जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं ठंडा पड़ जाएगा? ये आपकी सोच है, ये आपका सोच, एक मंच पे आना चाहिए। आप जहाँ तक सोच सकते हैं, आपका जो विचार है वो आपका सोच है, लेकिन आदिवासी समुदाय में जो कट्टरता रही है, देख लीजिए, भगवान बिरसा मुंडा जी का नाम जो है इतिहास के उन पन्नों में लिखा हुआ है जहाँ पे शूरवीरों का और इस भारत के प्रति अपना जो जान न्यौछावर करने वाले उन वीरों का नाम में से भगवान बिरसा मुंडा जी का नाम आता है। और सबसे बड़ी बात है कि आदिवासी अस्मिता पे सवाल मत उठाइए, क्योंकि आदिवासियों को किसी धर्मांतरितों की आवश्यकता नहीं है। हमें बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट यहाँ के मूलवासी भी कर रहे हैं, जो कि कुर्मी समुदाय को जो गलत जो अपना मांग कर रहे हैं उसके खिलाफ भी हमारे यहाँ के झारखंड के लोग हैं जो हमारा समर्थन कर रहे हैं। हमें आवश्यकता नहीं है जो हमारी रूढ़िवादी परंपरा को छोड़ करके, रूढ़िवादी परंपरा आदिवासी जन्य जनजाति का जो पूर्वजों के द्वारा जो दी गई पद्धति है उसको छोड़ करके, संस्कार को छोड़ करके आज वो चर्च जा रहे हैं। जन्म से लेकर के मृत्यु तक का संस्कार उनका डिफरेंट है। तो उनको स्वतः अगर उन्होंने अगर प्यार से अपनाया है जीसस को, तो भाई जीसस का रहना चाहिए। अगर हमारे तरफ आ रहे हैं वो भी आरक्षण के लालच में, तो बहुत स्वतः दिख रहा है। डिलिस्टिंग हमारे झारखंड में आदिवासी सरना समुदाय के अगुवाओं ने भी उठाया है। ये निशा भगत ही पहला प्रकरण नहीं उठा रही है
ये डिलिस्टिंग होना फिर चाहिए। निशा भगत का चर्चा तो बहुत हो रहा है, कहीं भी मीटिंग हो रहा है तो फिर निशा भगत की क्या 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 लग रहा है कि मतलब देखिए, जो काम जो करते हैं जो उसका केंद्रीय चर्चा सरना समितियां हैं अभी जो वर्तमान में कार्य कर रही है उसमें जब से निशा भगत आई हैं, क्या लग रहा है कि सभी लोग जो अगुआ लोग हैं वो सोच में पड़ गए हैं कि निशा भगत मतलब क्या कर रही है? देखिए, केंद्रीय सरना समिति केंद्रीय सरना समिति की आप बात कर रहे हैं वो बाबा कार्तिक उरांव जी की देन है। बाबा कार्तिक उरांव जी के आदर्शों पे आपने देखा होगा, मैंने पहले भी बताया कि 20 साल की काली रात उन्होंने जो किताब लिखी थी उसमें लिखा हुआ है साफ साफ, जो धर्मांतरण हो रहा है, आदि धर्म छोड़ करके, जो सरना धर्म छोड़ करके जो हमारे समुदाय पे जो प्रहार हो रहा है, तो जो उस समय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी जब देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी, तो उस समय उन्होंने गुहार भी लगाया था कि बेटी इंदिरा, आदिवासियों का, जो आदिवासी रूढ़िवादी जनजाति के लोग हैं उनको संभालने का, उनके समाज को, हमारे समाज को बचाने का जिम्मेदारी आप में है। लेकिन शायद वो समझ नहीं पाई हमारे आदिवासी समुदाय को, और हमारा आदिवासी धर्म कॉलम 1961 में उन्होंने हटा दिया था। और देख लीजिए उसी का परिणाम है, देख लीजिए कि भाई गीताश्री जी कहाँ थी, शिक्षा मंत्री रहीं, भाई इस देश की मंत्री रही है वो भी बाबा कार्तिक उरांव जी के आदर्शों को उनको लेके चलना चाहिए था। कांग्रेस जब लगातार विरोध किया था तो उनके विरोध में आवाज़ उठानी चाहिए थी। तो ये लगातार हमें गुमराह करने का काम कर रहे थे। अगर ये निशा भगत अगर कह रही है, सच्चाई की बात कर रही है, तो लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं क्या कर सकती हूँ? आप मुझे बताइए कि अगर आपकी उपलब्धि हो रही है और आपके 4 जो है पत्रकार आपसे जलनखोर करेंगे, तो मैं क्या कर सकती हूँ? ये जेन्युइन ह्यूमन टेंडेंसी है कि कोई भी इंसान अगर हक और अधिकार और सच्चाई की बात करता है तो उसको दबाने के लिए लोग, ऐसे लोग आते हैं जो समाज को गुमराह किए हैं। तो ये सामाजिक बात कर रही हूँ ना मैं। आप मेरे परिवार में जा रहे हैं, कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। आप मेरे कैरेक्टर के बारे जा रहे हैं, कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। आप मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि असंवैधानिक तरीके से, कि मैं आर्म्स की बात कर दिया आपने, मेरे पे केस मुकदमे की बात कर दिया आपने, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात कर दी आपने, अपने अनर्गल कितनी तरीके की बात कर दी, लेकिन फिर भी निशा भगत को आप गिरा नहीं पा रहे हैं। ये संविधान के तहत आप भी आते हैं, हम भी आते हैं। आपको जो अधिकार है वो भी मुझे अधिकार है। जो आदिवासी का अधिकार है वो सर्वोपरि है। और अगर मैं गलत रहूंगी तो ये कानून मुझे लेके जाएगा लाल घर। तो भाई ये कानून तय करे ना कि मैं गलत हूँ कि सही हूँ। किसी के निजी जीवन के बारे टिप्पणी करना तब शोभनीय होता है जब आपका गिरेबान सही हो। जब आप दागदार ना हो तब आप किसी दूसरे के गिरेबान में झांकिए तो आपको भी लगेगा कि सही दिशा में आप जा रहे हैं। लेकिन सही दिशा में जाने वाले के बीच में रोड़ा बनोगे तो तुम भी एक दिन तार होगे और प्रखरता से होगे। और ये सच कि लड़ाई जो है हमारे पूर्वजों ने लड़ी है और रूढ़िवादी परंपरा को कायम रखने की जिम्मेदारी हम लोगों में दी है, तो हम उसको कायम रखेंगे और अंतिम सांस तक रखेंगे। तो बिल्कुल ये निशा भगत जी थी। और कल का जो समन्वय बैठक हुआ उसमें जो केंद्र बिंदु रही निशा भगत ही रही। और ये भी कहा गया कि जो फूलचंद तिर्की थे उनके द्वारा जो है थोड़ा उग्र रवैया अपनाया गया, इसलिए जो मामला बिगड़ा और इसलिए भी मंच से जो है इन लोग का कहीं भी मकसद नहीं था। ये तमाम बातें जो है जो कल की समन्वय बैठक थी उसमें रखी गई थी। देव कुमार धान ने भी इस बात को कहा, प्रेमसाई मुंडा ने भी कहा कि अगर एक मंच पर आना है तो देखिए संगठन है, समाज है, और जब हित और मुद्दों की बात आएगी तो समाज खड़ा भी होगा। लेकिन हमने इस पर एक बात मैं और भी जानना चाहूंगा कि देखिए 5 केंद्रीय सरना समितियां बता दीजिए आप लोगों को, आप बता दीजिए जितने लोगों का आपने नाम लिया है, एक चश्मा और निशा भगत का हाथ हिलाना जो है, माला पहन के आना, इन लोगों को इतना कचोट गया कि समाज को एकजुट करने में आप भी लगे हुए हैं। उससे पहले तो हम लोग भी लगे हुए थे एकजुट कराने में। आपने जब हुंकार भरा तो हमने समर्थन किया था। आप भी सोशल मीडिया में बरकरार है। भाई सोशल मीडिया में बरकरार रहने के लिए निशा भगत का नाम ले रहे हैं। निशा भगत सोशल मीडिया में आपने ही कहा कि इतना प्रचलित है। भाई नाम लेना है जरूरी हो गया है इन लोगों को, क्योंकि इनको कोई पूछ नहीं रहा है। सच्चाई बात है। अच्छा, निशा भगत सोशल मीडिया से फेमस हो रही है क्या? तो आप लोग कर रहे हैं, देखिए आप क्यों बैठे हुए हैं? अच्छा, जीवन में क्यों बैठे हुए हैं? सोशल मीडिया के निशा भगत के जीवन में कितना मुझे लगता है कि इस जो जनरेशन में सोशल मीडिया के माध्यम से लोग जागरूक जो हुए हैं, मुझे लगता है सोशल मीडिया बहुत ही ज्यादा प्रखरता से कारगर हुआ है। हाँ, चूंकि देख लीजिए जिस तरीके से अगर कुर्मी समुदाय आदिवासियों से नहीं सक रहा है तो आईटी के माध्यम से गाली दे रहा है ना, यही सोशल मीडिया के माध्यम से दे रहा है ना। साक्षात तो नहीं दे पा रहा है, ये अपनी ताकत का इस्तेमाल तो सोशल मीडिया से ही कर रहे हैं। तो हमारा जो संघर्ष है, जो आदिवासी समुदाय रूढ़िवादी परंपरा को लेकर के जो हमारा लगातार जनाक्रोश जो चल रहा है, हमने पहले भी कहा था कि अभी मैंने कहा था रामगढ़ में, ये तो जनसैलाब है,
ये जनसैलाब की एक आंधी है, अभी सुनामी आना बाकी है। जब मैं जा रही थी उससे पहले का मेरा इंटरव्यू देखिएगा, ये सुनामी का एक लहर है, इस सुनामी के एक लहर में ये लोग बह गए। तो सोच लीजिए ये छटनी हो रही है और ऐसा सैलाब आएगा, ऐसा सुनामी आएगा कि सब के सब पूरा देश देखेगा कि जो सड़कों पे आदिवासी समुदाय, जो सरना आदिवासी जो है अपनी मांग को लेकर के किस तरीके से प्रखरता से, संवैधानिक तरीके से अपनी मांग कर रहे हैं। आप देख लीजिए, हजारों हजार की, लाखों लाख की भीड़ आ रही है, उसके बावजूद अखबारों की सुर्खियों में हम होते हैं कि अनुशासन को मेंटेन करते हुए आदिवासी समुदाय जो है अपनी महारैली को संपन्न कर रही है। तो हम अनुशासन कैसी बात कर रहे हैं? अनुशासन में रहने वाले लोग को आप जो कि ईसाई धर्म के ठेकेदार कहेंगे कि हम अनुशासित हैं, अनुशासन का भंग कर रहे हैं। तो ये दुख का विषय है, उनको समझने की अगर आवश्यकता है। अपॉर्चुनिटीज आती है कि अन्य केंद्रीय सरना समितियां अगर ऑफर लेके आती है, कहती है कि एक मंच पे खड़ा होकर के हम लोग लड़ाई करते हैं, मिलते हैं एक साथ, तो क्या आप लोगों की ओर से पहल होगी? देखिए, हमारे लिए सामाजिक अगुवागनों का जो सपोर्ट मिल रहा है सभी चारों दिशाओं से, 24 जिलों से, आपने देखा है कि अभी जो 18 तारीख को जो न्योता मिला है वेस्ट बंगाल से मुख्य वक्ता के रूप में, तो कहीं ना कहीं समाज समझ रही है कि ये निशा भगत जो है अपने हक और अधिकार की जो है लड़ाई लड़ रही है, हम सब के लिए लड़ रही है, सरना आदिवासियों के लिए लड़ रही है, रूढ़िवादी परंपरा को बचाने के लिए लड़ रही है। तो लगातार समर्थन मिल रहा है, इसीलिए ऐसे लोगों को दरकिनार करना ही उचित होगा जो समाज के लिए लगातार खतरा बने हुए हैं। तो ये निशा भगत थी। तमाम कल के जो है समन्वय समिति के बैठक में जो भी चर्चाएं हुई आदिवासी बचाओ मोर्चा के माध्यम से, उस पर हमने जो है निशा भगत का भी जो है राय और विचार जाना। और देखिए, जहां तक राज्य में अगर कहें जो आंदोलन आदिवासी संगठन कर रहे हैं वो कुर्मी समाज के खिलाफ करते आ रहे हैं, लगातार करते आ रहे हैं, लेकिन इसका परिणाम क्या निकल के सामने आएगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए अपने सहयोगी अंकित गोस्वामी के साथ ग्लोबल मीडिया अपडेट, रांची।